हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की एक टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कहने का मतलब H+ निकलता है, यानी कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में पढ़ा था। तो गाइज, वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब आगे की रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो देखो, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद PX3, यानी कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ हमें रिएक्शन करनी है। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मोल लेने होंगे। तो गाइज, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और ट्राईहैलाइड में आप PCl3 को ले लो, ठीक है। तो देखो, यहां से H3, देखो 3 हाइड्रोजन है ना डब्बे के अंदर, तो H3PO3 बाहर हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस एसिड या फिर इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोल सकते हो, ये बाहर हो जाएगा और आपके पास एसिड हैलाइड के 3 मोल बन जाएंगे, ठीक है ना। एसिड हैलाइड बन गया। ऐसे ही आप PCl5 के साथ रिएक्शन कर सकते हो। तो सेकंड है रिएक्शन विद PCl5, ठीक है ना। मतलब PX5 हेलोजन की जगह आप क्लोरीन और ब्रोमीन को ले सकते हो। तो देखो, RC डबल बॉन्ड OH और PCl5 को आप ऐसे लिख लो। तो देखो, HCl बाहर, RCOCl, तो आपके पास देखो एसिड हैलाइड बन गया RCO और ये Cl, आपके पास POCl3 बन गया और HCl बन गया। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, फॉस्फोरिल क्लोराइड। अब गाइज, नेक्स्ट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, तो देखो जैसे एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है ना इनकी सेम टू सेम, वैसे ही आपको यहां पर करवानी है। तो देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और थायोनिल क्लोराइड आप जानते हो SOCl2 होता है। तो आपके पास RCOCl बाहर, HCl बाहर, और इसमें आपको पता है कि pyridine लेते हैं, ठीक है, जो HCl को एब्जॉर्ब करती है। pyridine बेस HCl एसिड, तो इसको न्यूट्रलाइज pyridine करती है। तो आपके पास बन गया RCOCl और SO2 और HCl, ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट हम करते हैं एस्टर बनाएंगे, एस्ट्रिफिकेशन। तो उसकी मैकेनिज्म बता देता हूं आपको, तो ये लिख लेना आप। तो देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन, यानी कि आपको एस्टर बनाना है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और ये एल्कोहल। आप एसिड एज ए कैटलिस्ट लेते हो, तो H2SO4 ले लो। अब देखो, इसमें क्या होता है, OH तो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और H देता है एल्कोहल। तो आपके पास देखो RCOOR, ये एस्टर बनता है, ठीक है ना। देखो, यहां से OH निकालो और यहां से तो हाइड्रोजन निकालो, एल्कोहल हाइड्रोजन देता है। याद रखना कि एस्टर जब बनता है ना, तब एल्कोहल तो हाइड्रोजन देता है और OH कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो जब आप OH और H निकाल दोगे तो आपके पास OR बचा, वो यहां पर जोड़ दो, तो आपके पास एस्टर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझना। तो गाइस देखो, स्टेप फर्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। और
आपको पता है कि आपने एसिड को एज ए कैटलिस्ट ले रखा है, तो रिएक्शन हमेशा कैटलिस्ट स्टार्ट करवाता है और लास्ट स्टेप में ऐसा कैसा बाहर निकलता है। तो ये आपका कैटलिस्ट। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OH और ये OH। अब गाइस देखो, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये एक लोन पेयर और है इसके पास, क्योंकि एक तो दे दिया ना, तो शो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि कार्बन से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो RCOH और OH। अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन पर आएगा, ठीक है ना। तो ये तो स्टेप फर्स्ट हो गई। अब स्टेप सेकंड, तो आपके पास ये बन गया RCOH OH और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एल्कोहल को ले लो, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना लो। अब एल्कोहल को ले लो, तो एल्कोहल को आप ऐसे लिख दो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो यह ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो आपके पास बनेगा RCOH और ये OH, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गया और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये R डैश, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। अब देखो गाइज क्या होगा, इसी में हम आगे कर लेते हैं ये स्टेप। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। अब आपको यह भी पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको मिला H+, और वो H+, उस H+ पर ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो ये H इसके साथ जुड़ गया, तो आपके पास देखो क्या बन गया, RCOH और OH H, और यहां पर O और यहां पर R। अब गाइस देखो, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आगे करते हैं स्टेप फोर्थ, ठीक है ना। तो RCOH O और R डैश, है ना, ये R डैश कर लेना, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप अलग है इसलिए हम डैश लगा रहे हैं। और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो गाइज इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ से आपके पास H2O बाहर निकल गया, देखो, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो एक स्टेप और बन गई, लेकिन मैं इस स्टेप को इसी में कंप्लीट कर रहा हूं। तो गाइज अभी देखो, कैटलिस्ट को हमें लास्ट स्टेप में ऐसा का ऐसा बाहर निकालना होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो H+ बाहर हो गया ना, तो देखो आपके पास एस्टर बन गया, ये आपका एस्टर है। तो गाइज ये मैकेनिज्म है। तो एक दो स्टेप हम और भी बढ़ा सकते थे, हमने इतने में ही कर लिया, तो आप इनको लिख लो, है ना। ये थर्ड स्टेप है ना, फोर्थ नहीं थर्ड। तो हम 2-3 स्टेप और बढ़ा सकते हैं इनमें। एक तो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। 3 स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्हीं में मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो आप लिख लो। तो गाइज अब नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो देखो, जब 2 एसिड से आप H2O बाहर निकाल देते हो ना, तो एनहाइड्राइड बनता है। जैसे एसिटिक एसिड ले लिया आपने, देखो ये आपका एसिटिक एसिड है। एक एसिड और ले लो और उसको आप उल्टा लिख दो, ये दूसरा एसिटिक एसिड है, ठीक है ना।
तो आप एसिड ले रहे हो एज ए कैटलिस्ट, H2SO4 ले रहे हो, तो H2SO4 आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को बाहर निकालने वाला। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, बस सिंपल आपको इतना ही याद रखना है। तो जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना, एनहाइड्राइड हमेशा दो एसिड मॉलिक्यूल से H2O के बाहर निकलने पर ही बनता है। तो एसिटिक एसिड है ना, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब है रिएक्शन विद अमोनिया, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद अमोनिया। तो देखो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो गाइस देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमोनिया। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये तो है एसिड और अमोनिया है बेस, ठीक है ना। तो एसिड की नेचर होती है H डोनेट करने की और बेस की नेचर होती है H एक्सेप्ट करने की। तो यह तो H देगा और यह H लेगा, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा, इसने H दे दिया और इसने ले लिया, है ना। तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसको हम NH4 को अमोनियम बोलते हैं। अब गाइज इसको हमें गर्म करके H2O को बाहर निकालना है। तो देखो एक्चुअल में यह रिएक्शन कैसे होती है वो बताता हूं मैं, कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमोनिया, NH3 को हम ऐसे लिख देते हैं, तो H2O बाहर एमाइड बनेगा। लेकिन आपको करना इस टाइप से है, पहले आपको सोल्ट बनाना है। एक्चुअल में तो देखो आपको रिएक्शन पता चल गई कि रिएक्शन ऐसी होगी, एमाइड बनेगा, आगे H2O निकलेगा बाहर और एमाइड बनेगा, ठीक है, एक्चुअल में पता चल गया। लेकिन आपको करनी ऐसे है, पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाना है, उसके बाद गर्म करके आपको एमाइड H2O बाहर निकाल के एमाइड बनाना है, ठीक है ना। अब देखो आप एमाइड से साइनाइड बना सकते हो, ये एमाइड है। अगर आप P2O5, ठीक है, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ गर्म करोगे ना, तो गर्म करने का मतलब H2O दोबारा बाहर निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को और ये दो हाइड्रोजन, इनको बाहर निकाल दो। तो जैसे ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो नाइट्रोजन की भी दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो आपके पास साइनाइड बनेगा, क्योंकि दो वैलेंसी फ्री होते ही डबल दो बॉन्ड और बनाएगा कार्बन और नाइट्रोजन भी बनाएगा, तो आपके पास साइनाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज एक देखो ये थैलिक एसिड होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है तो आप ध्यान से समझना। तो इसके लिए हमें दो अमोनिया लेनी पड़ेगी, NH3, है ना। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपके पास H2O बाहर, तो दो H2O बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड, ठीक है ना। PH इसमें साइलेंट होता है। तो देखो यहां से H2O निकल गया, तो आपके पास ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम होता है थैलेमाइड, ठीक है ना, इसका नाम होता है थैलेमाइड, थैलेमाइड, ठीक है। अब आप इसको गर्म करते हो ना, तो यहां से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखें ना, अब हम इसको गर्म करेंगे ना, तो यहां से अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जो NH है वो दोनों कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम है थैलीमाइड, थैलीमाइड, और ये है थैलेमाइड, ये है थैलीमाइड और ये है थैलेमाइड, ठीक है ना। तो आप इनको लिख लो,
तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का बनना। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करते हो तब आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो ये रिएक्शंस तो आप अल्कोहल में भी पढ़ चुके हो। तो जैसे मान लो कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हटाया मैंने और कैल्शियम लगाया तो यह कैल्शियम सॉल्ट बन गया ना, यह बन गया कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, यानी कि कैल्शियम से ऐसे कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। आगे ना बात समझ में कि आपने देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दिया तो कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम लगा दिया तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होने के कारण 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेंगे। इसका आप कर रहे हो ड्राई डिस्टिलेशन, तो आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हो, ठीक है ना। तो देखो आपके पास क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन बन गया आपके पास। और बाहर क्या निकल गया, देखो कैल्शियम, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास 2 अलग अलग सॉल्ट हो, जैसे मान लो एक तो है हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट, यानी कि ये सॉल्ट, ठीक है ना। देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, H हटा एसीटेट, कैल्शियम लगाया कैल्शियम एसीटेट, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होने के कारण 2 एसिड जुड़ेंगे। और एक आपके पास फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। देखो ये फॉर्मिक एसिड, H हटाया फॉर्मेट, कैल्शियम लगाया कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होने के कारण ये 2 जुड़ेंगे। तो ये तो है कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना, जब एक ही टाइप का आपके पास सोल्ट हो ना तब तो आपको ऐसे ब्रेक करना है। तो ये तो सिंपल है। जब आपके पास 2 अलग अलग टाइप के कैल्शियम सोल्ट होना तब आपको ऐसे ब्रेक करना है। देखो सिंपल है एकदम। तो देखो CH3 को आप यहां पर लगा दो, क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो CH3 यहां पर लगेगा ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे ही CH3 को यहां पर लगाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड H, यानी कि आपके पास 2 एल्डिहाइड बन गई। प्लस बाहर क्या निकल गया है, देखो कि अब देखो इन डब्बों के बाहर क्या है, कैल्शियम कितने हैं, 2 है, तो ये मैंने 2 कैल्शियम लिख दिए। कार्बन कितने हैं, 2, ये 2 कार्बन। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएंगे। तो गाइज ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स को बना लिया। तो अब हमारी ये जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड टाइप की रिएक्शन करेंगे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इनको लिख लो आप। तो गाइज अब अपनी थर्ड टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी कि ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ही इन्वॉल्व होगा। तो सबसे फर्स्ट है रिडक्शन। तो गाइज रिडक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कौन करता है, रेड फॉस्फोरस और HI, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो गाइज ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और आप ले रहे हो रेड फॉस्फोरस प्लस HI।
अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन बनना है, यानी कि हमें एक तो ये ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, और हमें यह OH भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने इस OH को एक हाइड्रोजन दे दिया, इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो यहाँ पर 2H2O तो बाहर हो गया। अब ये कार्बन अकेला बच गया, इस कार्बन को भी हमें 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। तो हमने टोटल कितने हाइड्रोजन यूज किए, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दिए, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दिया, 3 और 3 हाइड्रोजन कार्बन को दिए, तो हमने टोटल 6HI यूज किया। तो 6 हाइड्रोजन तो काम में आ गए। अब 6I का क्या करोगे, तो 6I को ऐसे लिख दो 3I2, ठीक है ना। अब सेकंड है रिडक्शन इनटू एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्कोहल में या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए आपको इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने पड़ेंगे, यानी कि आप टोटल 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हो। तो 2 हाइड्रोजन तो दे दिए मैंने इस कार्बन को, तो ये आपका एल्कोहल बन गया, और 2 हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन को दे दिए, तो ये आपका H2O बाहर हो गया। तो गाइज ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो गया। अब हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 या फिर Na2CO3 का बाहर निकलना डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि आपको CO2 बाहर निकालनी है। तो देखो सेकंड टाइप की रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में 3 रिएक्शन आएगी। एक तो हम सोडा लाइम के साथ डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, एक हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, और एक हम स्मिट रिएक्शन से करेंगे। तो देखो अब अपनी रिएक्शन आती है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब आपकी CO2 या फिर Na2CO3 के बाहर निकलने को हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडा लाइम, ठीक है। और सोडा लाइम को आप जानते हो क्या होता है, सोडा लाइम में 3 तो NaOH और 1 CaO, यानी कि NaOH और CaO का रेशियो होता है 3:1। और ध्यान रखना जब हम सोडा लाइम यूज करते हैं ना, तो केवल NaOH को ही यूज करते हैं। तो गाइस देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और आप ले रहे हो सोडा लाइम, तो सोडा लाइम का मतलब आप NaOH को यूज करोगे, ठीक है ना। तो NaOH को यूज करोगे तो आपके पास H2O बाहर हो जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा RC≡O, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, ठीक है ना। आप NaOH को यूज करोगे तो ये OH और ये H2O बाहर और सोडियम लग जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। अब आप एक NaOH को और यूज करोगे, तो अब देखो एक NaOH को और यूज करोगे ना, तो आपके पास क्या बाहर होगा, देखो सोडियम कितने हैं इस डब्बे के अंदर, देख लो सोडियम कितने हैं 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम है 2, कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो Na2CO3 बाहर, ये हाइड्रोजन बचा, तो ये लगा दो R से, यानी कि आपके पास एल्केन बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन बन जाएगी, कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। तो ये सोडा लाइम के साथ डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, एकदम सिंपल है। अब देखो हम करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लिख लेना। अब सेकंड हमारी आती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड बता रहा हूं, तो वो समझ लेना। तो देखो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl,
तो देखो हमारे पास ये सेल है, ठीक है ना, ये एनोड और ये कैथोड है ना, बैटरी लगा रखी है हमने। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये आपका एनोड और ये कैथोड, ठीक है ना, ये एनोड है, ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल है। और आपने मोल्टन NaCl को डाल रखा है यहाँ पर, जो कि ब्रेक होता है Na+ में और Cl- में, ठीक है ना। NaCl ब्रेक होता है Na+ में और Cl- में। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, तो ध्यान रखना हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज वाले की ओर कौन चलेगा, Cl- चलेगा, क्लोराइड जाएगा एनोड। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन होता है। तो एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब अकेला Cl, तो अकेला Cl लिखोगे कि हाफ Cl2 लिखोगे, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आप बता सकते हो कि क्लोरीन गैस बनती है। अब ये इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास, क्योंकि क्लोरीन तो उड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन के पंख नहीं होते, इसलिए यह उड़ नहीं सकता। अब कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन एट कैथोड। तो आपको पता है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की ओर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, तो Na+। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट N। तो देखो जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम मेटल बनती है। अब देखो यह जो आपके पास बेस है, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस समझने के बहुत काम आएगा। तो अब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी केमिकल रिएक्शन देख लो पहले। तो इसमें हम लेते हैं सोडियम एसीटेट और इसको डालते हैं वाटर में, तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं हम सेल में। तो आपके पास एक तो बनता है एथेन और CO2, तो ये तो बनते हैं एनोड पर, ठीक है, और H2 बनती है कैथोड पर, और आपके पास बनता है NaOH, और NaOH बनता है सॉल्यूशन में। किस में बनता है, सॉल्यूशन में बनता है। तो गाइज इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं ना, तो वो आयनाइज हो जाता है। तो देखो पहले इलेक्ट्रिसिटी आपको इसमें फ्लो करवानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो आपको पता है कि यह आयनाइज हो जाएगा, यानी कि CH3COO- और Na+। ऐसे ही वाटर है। अब देखो आपने ये दो ले रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, है ना, तो 2Na+ बन जाएगी। आ गई बात समझ में। ऐसे ही H2O में भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो 2H+ और 2OH-। अब देखो हम एनोड की बात करते हैं, तो आपको पता है कि एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड। और आपने अभी देखा है कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो एनोड की ओर नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा, यानी कि एनोड की ओर आपका एसीटेट आयन चलेगा, तो ये लो एसीटेट, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे है, देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो HCl को आप तोड़ोगे तो यह टूटेगा H+ में और Cl- में। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गए, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ऐसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास खुद का है और एक सोडियम वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होता है Cl पर माइनस H पर प्लस, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रख लेता है, एक तो खुद का होता है और एक हाइड्रोजन का होता है। ऐसे ये ऐसे ब्रेक हुआ तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए, एक तो खुद का एक सोडियम का, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना। लेकिन आपके पास ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लो, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए, ठीक है ना। अब देखो इसको ब्रेक करोगे आप तो CH3C डबल बॉन्ड O और O पर ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो आपको पता है कि CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन और C डबल बॉन्ड O इस पर इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड जब आप बीच में से ब्रेक करोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन CH3 पर और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। अब ये और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे ना, यानी कि आपके पास बन गई C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 बन गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास तो CO2 बन जाएगी ना, और एक ये रह गया। लेकिन आपके पास ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये 2 क्या करेंगे, ऐसे है, ठीक है ना, इस टाइप से ये 2 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो देखो आपके पास ये बन गया CH3 और CH3, एनोड पर ये प्रोडक्ट बन गए, CO2 बन गई, तो ये दोनों तो हो गए ना। अब देखो कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर आप जानते हो कि रिडक्शन होता है, तो कैथोड की ओर चलेगा प्लस। अब प्लस कौन कौन है आपके पास, H प्लस है और Na प्लस है, ठीक है। तो कैथोड की ओर जाता है H प्लस, क्योंकि Na प्लस को तो हमें इसके साथ रखना है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो कैथोड की ओर चलता है H प्लस, और आपको पता है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2 तो कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। और सॉल्यूशन में देखो तो अब बच गए कौन, 2Na प्लस और 2OH माइनस, तो 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस, तो सॉल्यूशन में आपके पास बन गया 2NaOH। तो गाइज ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो ध्यान से इसको समझ लेना और इसको लिख लो। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्मिथ रिएक्शन। तो गाइज अब हम डीकार्बोक्सिलेशन में लास्ट रिएक्शन स्मिथ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए स्मिथ रिएक्शन, अब देखो यह रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक हाइड्रोजोइक एसिड लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजोइक एसिड और अमोनिया में आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अमोनिया होती है NH3 जबकि हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, ठीक है ना। तो ये है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। तो यह रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसमें आपके पास प्राइमरी एमीन बनती है, ठीक है, और N2 बाहर निकलती है, CO2 और H2O, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, तो इसकी मैकेनिज्म समझिए, तो ध्यान से समझना मैकेनिज्म को। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने H2SO4 ले रखा है तो रिएक्शन को यही स्टार्ट करवाएगा, H प्लस देगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो गाइज आपके पास बन गया O और H और ये OH। तो देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजोइक एसिड लेते हैं, और हाइड्रोजोइक एसिड होता है N डबल बॉन्ड N और ये हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन जहां पर 4 बॉन्ड बनाए ना तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां पर 2 बनाए वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 बना रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब गाइस आपको ये पता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दिए हैं। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर ये नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। तो आपके पास देखो बन गया क्या, ये OH, ये OH और ये नाइट्रोजन देखो इसके साथ ऐड हो गया, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N और ये H, ठीक है ना। और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आ गई बात समझ? तो क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो H+ निकल गया, और जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनेगा कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, इसलिए ये OH- भी निकल गया, तो H2O बाहर हो गया। आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब डी प्रोटोनेशन करना है, आपने H+ को यूज कर लिया, अब H+ को बाहर निकाल दो। तो देखो अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो H+ बाहर निकल गया। अब जब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल ही आउटर मोस्ट शेल में 4 ही होते हैं, 2s और 2p, s में 1 और p में 3। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, यानी कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तभी तो क्वेश्चन आता है कि PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना ये बात। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा तो नाइट्रोजन 5 बना नहीं सकता, इसलिए एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। तो गाइज आपके पास देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस पर आ गया माइनस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ट्रिपल बॉन्ड, और आपका H+ बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये ऊपर जाएंगे ना। तो देखो आपके पास क्या बन गया, RCO पर आ गया माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेकर के भाग जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो N2 बाहर। तो आपके पास क्या बन गया देखो, CO पर माइनस, ये R और ये डबल बॉन्ड N और इस पर प्लस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो देखो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जब ये इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग करेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, यानी कि रीअरेंजमेंट होगा, और ये R इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, यानी कि R- के रूप में जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो गाइस देखो आपके पास बन गया क्या, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये R, ठीक है ना। अब इसका H2O कर दो आप, H2O का मतलब H+ और OH- बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर प्लस बनेगा, नाइट्रोजन पर माइनस, माइनस से जुड़ जाएगा H+ और कार्बन से जुड़ जाएगा OH, तो C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया OH और नाइट्रोजन से जुड़ गया H और ये R। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो H बाहर निकल गया, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए तो कार्बन इसको बाहर कर देगा, तो ये H और ये NH आपके पास बन गया RNH2 प्लस CO2। तो गाइज ये हमारी स्मिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से समझ लो इसको और लिख लो। तो गाइज अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की 4th टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन, यानी कि आपको हैलोजन जोड़ना है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, और इस HVZ का नाम है
हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ध्यान से आपको इसको समझना है। पहले केमिकल रिएक्शन देखो, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो मान लो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो आप इसमें लोगे क्या, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। हेलोजन में आप लोगे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और साथ में लोगे आप H2O। तो ये सब लोगे, और काम बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ और एलोजन लगा दो, ठीक है ना। दोबारा करवाओगे आप तो एक हाइड्रोजन को और हटा दो, बस कि अल्फा हाइड्रोजन को आपको हटाना है और हेलोजन लगाना है। तो देखो ये तो हो गया आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया अल्फा अल्फा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। तो गाइज एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब फॉस्फोरस और एलोजन आए ना, तो आपके पास एसिड हैलाइड ही बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आप देख चुके हो। क्योंकि फॉस्फोरस एलोजन के साथ या तो बनाएगा PX3, या फिर फॉस्फोरस एलोजन के साथ बनाएगा PX5, और ये दोनों ही रिएक्शन करके एसिड हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड हैलाइड। तो देखो इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझना। तो RCH2COOH और P+X2, तो आपको अच्छी तरह पता है कि अब हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और X, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। यहां से यहां तक की रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। हमने PCl3 के साथ भी रिएक्शन करवाई है और PCl5 के साथ भी रिएक्शन करवाई है। तो गाइज अब इसको मैं रीअरेंज करूंगा, ठीक है ना। इस जिसे हम बोलते हैं टोइटोमराइजेशन। क्या बोलते हैं, टोइटोमराइजेशन। देखो टोइटोमराइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं चलावयवता, यानी कि एक ग्रुप या एटम एक जगह से चलेगा और दूसरी जगह पर जाएगा, एक जगह से निकलेगा और दूसरी जगह पर जाएगा। तो देखो इसका टोइटोमराइजेशन करते हैं कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म का मतलब है जहां पर C डबल बॉन्ड O होना, उसे हम कीटोफॉर्म बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन को मेरे को निकालना है, तो देखो मैं इस बॉन्ड को यहां पर बना दूंगा, तो H+ निकल गया। कार्बन के 5 बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा ऊपर। तो RCH डबल बॉन्ड COH और X, इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोलते हैं, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, ओल का मतलब OH है, एल्कोहल है। तो यहां तक मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको हम यहां पर दोबारा लिखते हैं और हेलोजन लेते हैं। अब देखो RCH डबल बॉन्ड COH और X, और अब हम लेते हैं हेलोजन। तो गाइस देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, यानी कि यहां पर माइनस चार्ज आएगा और H+ निकल गया। तो आप ये जानते हो ना कि X2 है, इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा। कैसे कि माइनस चार्ज आएगा ना, तो माइनस क्या करता है, प्लस को अपने आप क्रिएट कर लेता है। यानी कि इस हेलोजन को बोलेगा कि तू इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इस पर तो बन गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर बन गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर माइनस आया है तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, और नेगेटिव और ये H निकला है, यानी कि आपका HX तो बाहर हो गया और यहां से हेलोजन जुड़ गया। तो देखो ये हेलोजन अटैच हो गया और ये C डबल बॉन्ड O और ये X। अब गाइज और आगे मैकेनिज्म में उलझने की आपको जरूरत नहीं है, आप H+ और H2O करवा दो। तो H2O करवाओगे तो H+ और X- यानी कि HX बाहर निकल जाएगा और OH अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास बन गया RCH X C डबल बॉन्ड O और OH।
ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए। तो गाइज अपनी लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई एक स्पीशीज जुड़ती है और दूसरी स्पीशीज हटती है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकलेगा, यानी कि प्लस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला ही बाहर निकलेगा। और एरोमेटिक आ गया, यानी कि ये काम हमें रिंग पर करना है, तो हमें बेंजोइक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड लेने से पहले आपको इस बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का -R इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो गाइज रिजोनेंस थोड़ा सा बता रहा हूं मैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो कार्बन के 3 बॉन्ड, तो यहां पर रिंग का एक बॉन्ड इसके पास आ जाएगा कार्बन के पास, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया ना। तो देखो, तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, ये CO पर बन गया नेगेटिव चार्ज और ये OH, तो यहां पर बन गया पॉजिटिव ये और ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि देखो यहां पर जो बॉन्ड है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन यह कार्बन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यह कार्बन दे रहा है। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर बन जाएगा ना, तो इस कार्बन के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन इसके पास कमी हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर बनाता हूं तो ये बॉन्ड यहां पर बनेगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, यहां पर कमी हो जाएगी, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। देखो तो यहां पर प्लस, ये बॉन्ड यहां पर बन गया, ये यहां पर, और डबल बॉन्ड CO पर माइनस और ये OH। अब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया प्लस और CO पर माइनस, डबल बॉन्ड है ना, और ये OH। अब जब ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो कार्बन के वापस 3, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन वापस बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड यहां पर और C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बन गया। तो गाइज रिजोनेंस में आपको क्या पता चला कि ऑर्थो पर और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा पर तो अब पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ ही नहीं सकता ना, तो जुड़ेगा कहां, मेटा पर जुड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि यह ग्रुप क्या बोलेगा आने वाले प्लस को कि भाई तू ऑर्थो और पैरा पर तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वहां पर मैंने प्लस बना रखा है, इसलिए तू अगर तेरी इच्छा है तो तू मेटा पर जुड़ जा, वहां पर मैंने प्लस नहीं बनाया, ठीक है। तो यह बात किसने बताई, इस ग्रुप ने, इस ऊपर वाले ग्रुप ने तो बताई, क्योंकि इसी के कारण प्लस बन रहा है ऑर्थो और पैरा पर। तो आ गई ना बात समझ में। एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए बोलते हैं कि रिंग पर प्लस बनने का मतलब है रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और कम होने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव कर रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर क्या है, ऑर्थो और पैरा पर क्या है, प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ सकता, इसलिए कहां जुड़ेगा, मेटा पर, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग हो गया। डीएक्टिवेटिंग, प्लस बनाने के कारण रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब कुछ एक इसके जो एग्जांपल्स है ना वो करते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका आता है नाइट्रेशन। तो गाइज ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये आप हेलो एल्केन में और एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ चुके हो, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे बिना मैकेनिज्म के, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन हम करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, याद रखना
नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं और साथ में लेते हैं H2SO4। और आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड हमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है। तो वो ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा? सिंपल सी बात है, मेटा पर जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर तो अभी हमने देखा है जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। अब दूसरा आपका आता है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक है, और FeBr3 ले लो। तो Br2 हमें बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा? Br प्लस देगा। कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये लो, मेटा पर जोड़ दो, तो 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट अपनी आती है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आप जानते हो कि हम रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको अच्छी तरह पता है SO3H इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि प्लस के साथ प्लस कभी नहीं जुड़ सकता। तो गाइज यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। तो आप इनको लिख लो। अब कुछ एक यूजेस देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो देखो, एक यूज तो एसिटिक एसिड का है कि एसिटिक एसिड एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है ना? तो ये बात आप लिख सकते हो कि CH3COH इज ए गुड सॉल्वेंट एंड यूज्ड एज विनेगर इन फूड। देखो, जो विनेगर होता है ना वो एसिटिक एसिड ही होता है। ठीक है, चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना विनेगर जो, तो वो एसिटिक एसिड ही होता है। दूसरा देखो, जो सोप्स वगैरह में जो एसिड होते हैं ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो हायर फैटी एसिड, लेकिन वो उसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं ना। फैटी एसिड का मतलब जिसमें कार्बन ज़्यादा हो। तो हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड इन सोप्स। ठीक, जैसे आपका स्टीयरिक एसिड ये होता है, देखो COOH। ठीक है, H हटाया, सोडियम लगाया, तो ये हो गया सोडियम स्टीयरेट। तो ये साबुन होती है। ऐसे ही पामीटिक एसिड ये होता है, तो ये पामीटिक एसिड है। H हटाया पामीटेट और पोटेशियम लगाया पोटेशियम पामीटेट, तो यह भी सोप है। तो हायर जो फैटी एसिड है उनका सोप में यूज किया जाता है। तीसरा नाइलॉन 6,6 बनाने में है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6। ठीक है, तो देखो नाइलॉन 6,6 एक पॉलीमर है। इसको हम विस्तार से तो पॉलीमर यूनिट में ही पढ़ेंगे। अब देखो, यह बनता है एडिपिक एसिड से, तो ये एसिड यूज किया जाता है इसमें। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन से बनता है, लेकिन हमें तो यहाँ एसिड से ही मतलब है, तो हम बता देंगे कि एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 में यूज किया जाता है। और देखो, जो सोडियम बेंजोएट होता है ना, सोडियम बेंजोएट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है ये। इसका यूज फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, ये कई बार पूछा गया भी है। ठीक है ना, जैसे अचार वगैरह होते हैं ना, तो उनका प्रिजर्वेशन सोडियम बेंजोएट से किया जाता है। और बेंजोइक एसिड के जो सोल्ट होते हैं उनका यूज परफ्यूम वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तो ये बात भी लिख सकते हो कि सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री
तो गाइज ये कुछ यूजेज है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।